दोस्तों, जीवन पैसों का नहीं विचारों का परिणाम होता है। जैसा आप सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही कल आप अपने लिए बना भी लेते हैं। आज 5 जून है और आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। 2020 की थीम रखी गई है टाइम फॉर नेचर। और दोस्तों, इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1974 में। आप लोगों से एक निवेदन है कि आज इस शुभ अवसर पर अपनी धरती के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने समाज के लिए एक पौधा जरूर रोपिएगा। घर के अंदर गमले में या फिर घर के बाहर की खाली जमीन पर उसकी देखभाल कीजिए, उसको बढ़ता हुआ देखिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन में कई अच्छे भाव भी आएंगे। दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं या कोई भी परीक्षा हो, एक जो बहुत ही गलत परंपरा बन गई है वो ये कि एक बार उत्तर माला, फिर उस पर लिया जाता है ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर की, उसके बाद भी पूरी तरह से निस्तारण नहीं होता है, मामला कोर्ट जाता है। कई सारे अभ्यर्थी जो चयनित होते हैं वो बाहर होते हैं और कभी कभी नहीं, लगभग कई बार मैं देख चुका हूं कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में तो जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसी दिन स्थगन आदेश भी आ जाता है। न जाने कितने अभ्यर्थियों का सपना टूटता है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो इन रहते हैं वो आउट होते हैं, जो आउट होते हैं वो इन होते हैं, यानी कि एक हताशा अभ्यर्थियों के मन में जन्म लेती है। और इसी के साथ जो अलग अलग किताबें होती हैं उसमें भी अलग अलग उत्तरों का होना भी विवाद की वजह बनता है। 2018 में टीईटी को लेकर उठा विवाद, 2019 को लेकर जो विवाद, अभी दोनों विवाद जो है वो कोर्ट में कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं। और इसी के साथ 68,500 के बाद अब 69,000 शिक्षक भर्ती में भी कुछ ऐसा ही हो गया। यानी कि सिर्फ सही उत्तर न देने की वजह से या फिर विवादित प्रश्नों को शामिल कर लेने की वजह से हर बार सरकार की भी, संस्था की भी, सबकी किरकिरी होती रही है। लेकिन पता नहीं कब ये परंपरा समाप्त होगी। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जो पेपर सेटर होते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की भी आवश्यकता यहाँ पर प्रतीत होती है, ताकि भविष्य में ऐसे विवादित प्रश्नों को जन्म ही वो लोग ना दे सके। और कुछ प्रश्न तो डेफिनेटली विवाद के कारण बनी जाते हैं, जैसे कि संविधान सभा वाला जो प्रश्न है उसमें स्पष्ट नहीं किया गया कि ये अस्थाई या अस्थाई अध्यक्ष के बारे में बात की जा रही है, और ऊपर से विकल्प दोनों दे दिए गए। तो अगर सच्चिदानंद सिन्हा को कोई जो है मतलब हिट करता है कि ये सही है और कोई राजेंद्र प्रसाद को हिट करता है, तो क्या कारण है कि एक दूसरे को गलत माना जाए। दोनों ही प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अपनी अपनी जगह पर गलत हैं। एक अस्थाई अध्यक्ष थे, दूसरे पहले अस्थाई अध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो दोनों पहले ही थे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल करके एक विवाद को जन्म देना ये अच्छी बात नहीं है। इस परंपरा को टूटना चाहिए। और 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी परीक्षा में ही बड़े बदलाव हो सकते हैं। यूजीसी के जो विशेषज्ञ हैं, जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि 150 में से 142 सवालों के उत्तर जांचेंगे। अब भर्ती की लगभग पूरी लिखित परीक्षा के सवाल जवाब की पड़ताल होनी है। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अनंतिम आंसर की पर मिली आपत्तियों के जांच के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के आदेश का पेज संख्या 33 का जो अंतिम पैरा है उसमें लिखा गया है कि कुल 142 सवालों पर 2,557 2,500 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आपत्तियां भेजी थी और लिखित परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे गए थे। ऐसे में बड़ी संख्या में सवालों के जवाब बदल भी सकते हैं। अधिक सवालों के जवाब बदलने पर पूरी परीक्षा ही संकट में आ सकती है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी को हुई थी। 8 जनवरी को उसकी उत्तर माला आई थी। 11 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई थी और उसके बाद आप जानते हैं कि जो पासिंग मार्क प्रकरण था उसकी वजह से स्थगन आदेश आ गया। फिर उस पर 60 और 65% पर जो आदेश आया, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी। फाइनल जो आंसर की थी वो 8 मई को आई और 8 मई की आंसर की को दोबारा से कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। और अब स्थिति ये बन गई है कि ये जो उत्तर माला को चैलेंज किया गया है, जिसकी वजह से काउंसलिंग को स्थगित करना पड़ा है। हालांकि काउंसलिंग होने वाली थी, बहुत सारे अभ्यर्थी इन थे, बहुत सारे आउट थे, लेकिन अब निश्चित रूप से अगर 3-4 प्रश्नों के भी उत्तर बदलते हैं तो निश्चित रूप से जो शिक्षा मित्र इन होंगे वो बहुत सारे हाई मेरिट जो स्टूडेंट होंगे उनको आउट करेंगे। परिणाम स्वरूप कट ऑफ का बढ़ना तो निश्चित है। तो अब आगे क्या होना है और ये पूरी प्रक्रिया
कब तक पूरी होगी इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहना कुछ भी अभी मुमकिन नहीं है। हालांकि मैं अपने सभी स्टूडेंट से बहुत बार और कई बार कह चुका हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कुछ आपको करना था, पढ़ाई लिखाई वाला काम, एग्जाम वाला काम, वो सब आप कर चुके हैं। अन्य परीक्षाओं की तरफ भी आप अपना फोकस बनाए रखिए और जो भी आपको जॉब पहले मिल जाती है, कहीं पर भी मिलती है, उसको आप लोग गेट कीजिए, प्राप्त कीजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 में 20,000 आपत्तियां आई थी और इसी के साथ ये भी कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों की त्रुटि को मानवीय भूल स्वीकार कर संशोधन की अनुमति का आदेश देने से इनकार किया है। कोर्ट ने 60 से अधिक अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इनको देखने से ऐसा लगता है कि जानबूझकर की गई गलती है, यह मानवीय त्रुटि नहीं है। अगर अदालतें ऐसी गलतियों को स्वीकार करती रहीं, इसका नतीजा यह होगा कि अभ्यर्थी इस प्रकार की गलतियों का फायदा उठाते रहेंगे। अगर गलती पकड़ में आ गई तो आसानी से कह देंगे कि यह मानवीय त्रुटि है। आशुतोष कुमार श्रीवास्तव और 60 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया ने दिया है। याचिका का कहना था कि उन्होंने जल्दबाजी में या फिर साइबर कैफे में जाकर अपने आवेदन किए हैं और उसके बाद कुछ त्रुटियां उनसे हो गई हैं और उनका जो फाइनल जो मतलब उनका डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से ही उनको जो है देखा जाए, लेकिन यहाँ पर यही है कि अब संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। याचिका ने यह भी बताया कि उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद को इस संबंध में प्रत्यावेदन दिया है जिसका निस्तारण करने का आदेश दिया जाए ताकि मानवीय त्रुटि से हुई इस गलती को सुधारा जा सके। यह भी तर्क दिया कि कुछ गलतियां कंप्यूटर ऑपरेटरों की वजह से हुई हैं जिनसे उन्होंने फॉर्म भरवाए हैं। कोर्ट ने कहा कि इन गलतियों को देखने से ऐसा लगता नहीं कि यह मानवीय त्रुटि है या अनजाने में गलतियां हुई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जरूरी बात ये कहना चाहूंगा कि ऐसे आवेदन जिसमें गलतियों को आपको सुधारने का अवसर नहीं दिया जाता है उसमें आप लोग बहुत ही अधिक सावधानी बरतें, अन्यथा की स्थिति में आप पास होकर भी बाहर हो जाएंगे। फिलहाल हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के एक अभ्यर्थी की OMR सीट 5,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट कोर्ट में जमा करने की शर्त पर तलब की है। कोर्ट ने याची को चेतावनी भी दी है कि अगर OMR सीट जांचने में किसी प्रकार की गलती नहीं पाई गई तो उसकी ओर से जमा की गई जमानत राशि को, हर्जाना राशि को, मतलब जो राशि है उसको हर्जाना मानते हुए जब्त कर लिया जाएगा। मुरादाबाद की मधु रानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया ने दिया है। याची का कहना यह कि उसने लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता 90 अंक मिलने थे मगर 89 अंक मिले। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि याची की OMR सीट की जांच करने पर उसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई। इस पर याची के अधिवक्ता ने मांग की कि मूल सीट मंगाकर देखी जाए। उसके बाद ये पूरा प्रकरण सामने आया है और शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास कराने वालों का भी बड़े लेवल पर भंडाफोड़ हो रहा है। 7 लोग दबोचे गए हैं। सोराव पुलिस ने की ये गिरफ्तारी। 7.5 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए हैं और जितने भी लोगों की लिस्ट प्राप्त हुई है उसमें एक अभ्यर्थी जो कि बस्ती जिले का रहने वाला है वह भी चयनितों की लिस्ट में है और इसमें इन लोगों के पास से एक डायरी भी मिली है जिसमें करीब 70 लोगों के नाम है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई है उनमें से कई को शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क से ज्यादा अंक मिले हैं और इनमें जो गिरफ्तार आरोपी हैं इनमें रुद्रपति दुबे, शशि प्रकाश सरोज, हरिकृष्ण सरोज, कमल पटेल, रंजीत KL पटेल और मायापति दुबे, आलोक धर्म उर्फ धर्मेंद्र सरोज शामिल हैं। इनमें से मायापति को छोड़कर अन्य गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में धर्मेंद्र उर्फ आलोक खाद्य एवं रसद विभाग में लिपिक है जबकि KL पटेल झांसी में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत। एक्चुअली में जो पूरा प्रकरण है वो भी आप जानना चाहेंगे जरूर। शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से रुपए ऐंठने वाले गिरोह का भंडाफोड़ बृहस्पतिवार को हुआ। पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7.5 लाख रुपए और भारी मात्रा में एडमिट कार्ड, मार्कशीट और अन्य दस्तावेज प्राप्त किए हैं। प्रतापगढ़ के लालगंज निवासी राहुल सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि B.Ed करने के बाद जब वह सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी में जुटे थे तो फरवरी में उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जिन्होंने कहा कि 69,000 भर्ती में उनका जुगाड़ है।
8.5 लाख रुपए में नौकरी लगवा देंगे। सुपर टेट परीक्षा देने के बाद 26 मई को बातों में आकर उसने सुराव में उन लोगों को 7.5 लाख रुपए अपने प्रमाण पत्रों की छायाप्रति दे दी। 1 जून को रिजल्ट आने के बाद भी चयन नहीं होने पर उसने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद 8 लोगों पर नामजद केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। तो मामले की जांच में लगे आईपीएस अनिल यादव ने बृहस्पतिवार को 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता चला कि इस गिरोह ने कई अन्य अभ्यर्थियों से भी रुपए लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी आप लोगों को कहता रहता हूं कि शॉर्टकट के चक्कर में आप लोग ना पड़े। शॉर्टकट आपको बहुत ही लॉन्ग पड़ेगा, इसलिए अपनी मेहनत पर आप लोग भरोसा करें। और याद रखिएगा कि टॉप मेरिट में अगर आप आते हैं तो आपको किसी भी जुगाड़ की आवश्यकता ही नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हैं जो चयनित हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, अभी उनकी नियुक्ति पर एक नया पेंच फंस गया है। शिक्षा निदेशालय माध्यमिक इस तैयारी में है कि अभ्यर्थियों की मार्कशीट, डिग्री आदि का सत्यापन कराने के बाद ही उन्हें नियुक्ति दी जाए। तो निदेशालय को डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए हैं, लेकिन निदेशालय अब उनकी जांच कराने के बाद ही नियुक्ति देने की बात कर रहा है, जबकि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नियुक्ति दे दीजिए, बाद में आप लोग इसकी जांच करवा लिया जाए। और इस मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को निदेशालय में एक ज्ञापन भी दिया है। तो यानी कि अब ये जो पूरा मामला है वो आयोग से निकलकर शिक्षा निदेशालय में पहुंच गया है और अब अभ्यर्थियों की जो गेंद है वो इस बात पर जाकर टिकी है कि उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही उनको नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उनको जो नियुक्ति दे दी जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग चाहे जब करवाइए। तो संस्तुति के साथ ही आयोग ने यह टिप्पणी भी कर दी है कि इन अभ्यर्थियों की डिग्री एवं मार्कशीट का सत्यापन कराने के बाद ही इन्हें नियुक्ति दी जाए, और यही टिप्पणी अभ्यर्थियों की नियुक्ति में बाधा बन गई है। तो ये एक मतलब कि इस प्रकार जो शायद पहली बार हो रहा है, क्योंकि इसके पहले अमूमन परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के तहत काउंसलिंग कराकर नियुक्ति दे दी जाती है। अभ्यर्थियों को उनके मूल अभिलेख आदि जमा होते हैं और बाद में उसका सत्यापन कराया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया में 5 से 6 माह का समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा तो यानी कि चयन जो नियुक्ति होगी उसमें भी 5-6 महीने का इसमें वक्त लग सकता है। और इसी के साथ शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन देने गए अभ्यर्थियों को बताया गया कि इस बारे में शासन को पत्र भेजकर अवगत कराया गया है और नियुक्ति प्रक्रिया के बाद मार्कशीट एवं डिग्री का सत्यापन कराए जाने के लिए अनुमति मांगी गई है शासन की ओर से। अगर शासन से मंजूरी मिल जाती है तो उन्हें पहले भी नियुक्ति मिल सकती है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर सिंगल बेंच की रोक के निर्णय के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग शुक्रवार को डबल बेंच में विशेष अपील दायर करेगी। और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि महाधिवक्ता विशेष याचिका दायर कर भर्ती जारी रखने की अनुमति देने का आग्रह करेंगे। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने बताया कि खंडपीठ से सुनवाई की तारीख मिलने पर मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। इस मामले में बुधवार को अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग शुरू हुई थी। इसी दौरान हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने विवादित प्रश्नों को लेकर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर स्थगन आदेश जारी कर दिया था। और लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी बहुत सारी कहानियां बाकी हैं। फिलहाल एक नई कहानी सामने आई है कि 68,500 के ऐसे अभ्यर्थी जिनको एनओसी नहीं मिली है, उन्होंने भी एक याचिका जो है वो दायर कर दी है। और एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी जी ने याचिका फाइल की है, जिस पर सीनियर एडवोकेट अशोक खरे जी बहस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2020 के लिए अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि जिनके फोटो और हस्ताक्षर जो है वो त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, तो इसकी सूचना जो है वो फिलहाल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपका फोटो और सिग्नेचर सही नहीं है तो उसको सही करना आप सुनिश्चित करें। और इसी के साथ बात करते हैं एमआरसी पर। बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि आखिर एमआरसी है क्या, जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, एमआरसी का मतलब होता है रिजर्व कैटेगरी, यहाँ पर होता है मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, एमआरसी मतलब मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी। तो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों का इसमें आरोप ये है कि एमआरसी के नाम पर रिजर्व सीटों पर सामान्य अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। एमआरसी के नाम पर दूर जिलों में सामान्य सीटों पर जो
रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनको उनके गृह जनपद में पोस्टिंग दे दी गई, क्योंकि 68,500 में मांग की गई थी कि कम मेरिट वाले जो थे वो अपने गृह जनपद में थे, अधिक मेरिट वाले जो थे वो बाहर चले गए थे। तो 68,500 के दौरान ही कोर्ट से ये आदेश आया था कि जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको उनका गृह जनपद दे दिया जाए। तो इसी के आधार पर जो गृह जनपद में जब इनकी पोस्टिंग हुई, जो हाई मेरिट के अभ्यर्थी थे, तो लो मेरिट वाले जो थे वो बाहर हो गए। ऊपर से ये जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी थे इनको जहां से हाई मेरिट वाले रिप्लेस हुए वहां पर न रखकर वहां पर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को रख दिया गया। ये पूरी बात कही जा रही है इस प्रकरण में। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप लोगों की मांग थी, बहुत सारे लोग जानना चाहते थे एमआरसी क्या है, तो मैं शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ। कहीं पर कोई चूक हो रही है तो कमेंट कीजिएगा, अगली जो पोस्ट होगी उसमें हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। कुछ अभ्यर्थियों ने एमआरसी को समाप्त करने की ही मांग की है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों का आरोप ये है कि पर्याप्त संख्या में जो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट हैं उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए कुछ अभ्यर्थी अब एमआरसी के अगेंस्ट है। फिलहाल दोस्तों 68,500 में मामला जब कोर्ट में था, कोर्ट में क्यों पहुंचा था, क्योंकि हाई मेरिट वाले दूर जिलों में गए थे, लो मेरिट वाले अपने जिलों में गए थे, तो वहां से आदेश ही आया था कि मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी को उनके गृह जनपद में जगह दी जाए। बस यही जो मैटर है वो विवाद की जड़ बना हुआ है। इसमें ऑफिशियल आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि अभ्यर्थी जो हैं वो अलग अलग तरीके से इस पूरे मैटर को इंटरप्रेट कर रहे हैं। कुछ सच्चाई भी है उसमें और कुछ बातें अफवाहों में भी है। फिलहाल इस पर जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे बस यही बताना चाहेंगे कि हम इस पर अपनी निष्पक्ष राय रख रहे हैं और इसमें हम किसी भी वर्ग, जाति या किसी भी कैटेगरी के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं। यह जानकारी मात्र आपकी जानकारी मात्र के लिए आपको दी जा रही है, क्योंकि आप लोगों ने पूछा है कि एमआरसी क्या है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।